हेलो दोस्तों, कहानी अलाउद्दीन खिलजी की यानी खिलजी वंश के द्वितीय शासक की और भारतीय सत्ता पे अधिकार करने वाले एक क्रूरतम चेहरे की। दूसरी तरफ एक उच्च कोटि के प्रबंधक की भी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास में एक क्रूरतम शासक के तौर पे देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी प्रबंधन प्रणाली आज भी आधुनिक जीवन में भी बहुत ही वास्तविक लगती हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में अपने ही चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली की सत्ता का शासक बना था। 1296 में दिल्ली पे बैठते ही उसने यामीन उल खिलाफत नासरी और अमीर मुमनिन की उपाधि धारण की। उसने सबसे बेहतर कार्य किया कि अपने शासन में सिक्के चलवाए, जिससे आर्थिक नियमन का निर्धारण हुआ। आर्थिक नियमन मतलब व्यापार के लिए अब मुद्राओं का लेन देन होने लगा था। इससे पहले व्यापार वस्तुओं के बदले वस्तुओं से होता था। तो दोस्तों, आर्थिक नियमन होने से बाजार प्रणाली सुदृढ़ हुई, यानी राजस्व व्यवस्था को एक आधार मिला। आर्थिक नीतियां अलाउद्दीन खिलजी की बहुत ही बेहतर मानी जाती हैं। सबसे पहले उसने व्यवसायों के बीच होने वाले मतभेदों को कम करने के लिए नीति निर्धारण किया और व्यवसायियों को होने वाली आय पे कर लगाना प्रारंभ किया। अब जो कर उसे प्राप्त होता था, उससे उसने बाजार नीतियों और व्यावसायिक क्रियाकलापों को आधुनिकता प्रदान करना या उनके उत्थान में योगदान करना शुरू किया। जिस तरीके से आज आधुनिक प्रणाली में आर्थिक नीतियों का यही क्रम है, हम लोग टैक्स देते हैं, बाजार में एक व्यवस्था देखते हैं, हर व्यवसायी को उसके निर्धारित आय के अनुसार उसको शासन को हिस्सा देना होता है। उसी तरीके से अलाउद्दीन ने भी नियम निर्धारित किए। इससे राज्य में एक स्थायित्व आता है। दूसरी तरफ शासन व्यवस्था देखी जाए अलाउद्दीन खिलजी की, तो उसने अपने शासन के 3 स्तंभों को महत्व दिया, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का निर्धारण किया। आज के लोकतंत्र में, भारतीय शासन व्यवस्था में, ये तीनों ही लोकतंत्र के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें अपनी शासन प्रणाली का एक अभिन्न अंग माना। सभी को शक्तियां प्रदान की, एक दूसरे में हस्तक्षेप करने से मना किया और सभी को अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्थित नियम प्रणाली दी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था, आर्थिक नीतियां इतनी व्यवस्थित हो गई थी कि अब उसको एक स्थायी समाज मिलना था। मददगार, सरदार, जनता खुश, तो आगे की नीतियां स्वयं ही निर्धारित हो जाती हैं। अब बात आती है अलाउद्दीन की सैन्य प्रणालियों की या सैन्य नियमन की। तो दोस्तों, अलाउद्दीन को सैनिक व्यवस्था का भी एक अच्छा प्रशासक माना जाता है। इसने सबसे पहले स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। इससे पहले सैनिक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे यानी ठेके पे काम करते थे। जब आक्रमण करना होता था, उन सैनिकों को बुला लिया जाता था, उसके बदले में उनको आर्थिक मदद दे दी जाती थी या कुछ क्षेत्र दे दिए जाते थे, गांव का कुछ हिस्सा या ज़मीनें दे दी जाती थी। लेकिन इसने क्या किया, एक निर्धारित तनख्वाह बांटना शुरू किया, आय बांटना शुरू किया सैनिकों को, और उसने सैनिकों को केवल सैन्य कार्यों में लगाए रखा। मतलब एक सेना का हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा उसने तनख्वाह के आधार पे अपने यहाँ स्थायी तौर पे रखना शुरू किया। इससे फ़र्क ये पड़ा कि अलाउद्दीन ने जितने भी आक्रमण किए वो जीते, क्योंकि जो उसके दुश्मन होते थे वो इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाते थे, उनके पास ये प्रणाली मौजूद नहीं थी। इसी क्रम में उसने
सबसे पहले 1298 में, इससे पहले भी अलाउद्दीन खुद आक्रमण करता रहता था और जीतता रहता था, लेकिन अब वो स्वयं शासक था तो उसने जितने अभियान किए अधिकतर जीते। 1298 में उसने उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात आक्रमण के लिए उन दोनों को भेजा, जहां वो जीते और वहां से एक व्यक्ति प्राप्त हुआ मलिक काफूर, जिसने खिलजी वंश में न सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए और काफ़ी बड़ा नाम है मलिक काफूर का खिलजी वंश में। तो ये प्राप्त हुआ था गुजरात आक्रमण के समय और अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया गया था। 1301 में रणथंभौर को जीत लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत लिया, जहाँ के महाराजा को हरा दिया, और यहीं की महारानी थी पद्मावती, जिनके किस्से हम लोग सुनते हैं, यहाँ के राजा की वीरता के किस्से सुनते हैं, परंतु दुर्भाग्य से यहाँ के राजा अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हार गए थे। 1305 में मालवा को जीत लिया और 1308 में मारवाड़ भी इसके अधिकार क्षेत्र में आ गया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन को बहुत विस्तार दे दिया था, लेकिन ये यही नहीं रुका। इसका सबसे बड़ा सैनिक अभियान माना जाता है दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को जीता, जो यादवों के अधिकार क्षेत्र में था, तेलंगाना को जीता, जो काकतीयों के हाथों में था, द्वार समुद्र पर अधिकार कर लिया, जो ओहेलों का क्षेत्र था, और सुदूर पांड्य राज्य तक पहुंच गए। यानी दक्षिण भारत में अगर दिल्ली सल्तनत के किसी शासक ने हमला किया था तो वो अलाउद्दीन खिलजी था, और न सिर्फ उसने हमला किया बल्कि उसने वो शासन क्षेत्र, वो सभी क्षेत्र जीते भी, और अपने शासन क्षेत्र को यानी अपने साम्राज्य को न सिर्फ उत्तर भारत पश्चिमी भारत तक ही बल्कि दक्षिण भारत तक विस्तृत कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से अलाउद्दीन खिलजी का कोई उत्तराधिकारी ऐसा नहीं रहा जो इसके शासन को इतने सुचारू तौर पे चला पाता, या जितना क्षेत्र वो दे के गया था उसे भी संभाल पाता। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद धीरे धीरे खिलजी वंश का ही समापन होने लगता है, और कोई भी शासक ऐसा नहीं मिलता जो अलाउद्दीन खिलजी जैसा एक प्रबंधक होता या एक सेनापति होता। दोस्तों, जलोदर रोग के कारण 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अब इसमें विवाद है कि उसको जलोदर रोग था, कुछ लोग कहते हैं कि वो कुष्ठ रोग से मरा, जो भी हो, लेकिन वो एक नैसर्गिक मृत्यु का ग्रास बना, यानी उसकी एक प्राकृतिक मृत्यु मानी जाती है, और वो किसी रोग से 1316 में समाप्त हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने फरिश्ता को अपने दरबार में, जो उस समय का बहुत बड़ा इतिहासकार था और जिसके लेखन से ही हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में महत्वपूर्ण विवरण मिलते हैं, तो उसको उसने अपने दरबार में शरण दे रखी थी। मतलब ये योग्य लोगों का भी सम्मान करता था, तो इसने अपने दरबार में फरिश्ता जैसे इतिहासकार को शरण दे रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी का 1316 में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे कि खिलजी वंश का कौन शासक आता है और वो क्या कार्य करता है। तो दिल्ली की सत्ता का एक क्रूरतम लेकिन शासन व्यवस्था के आधार पे एक योग्य शासक समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सुल्तान के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।